नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन, बागेश्वर बाबा समेत तमाम धर्म गुरु होंगे शामिल। पंजाब के लिए ऐतिहासिक होगा विधानसभा स्पेशल सेशन और 10-11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र होगा शुरू। शिवराज खट्टर समेत 6 चेहरे भाजपा अध्यक्ष की रेस में, संगठनात्मक अनुभव के साथ जातीय क्षेत्रीय समीकरण देखे जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 48,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम पहुंचा बेस कैंप। हिमाचल के चंबा मंडी में बादल फटने से 5 पुल बहे, राज्य में अब तक 75 की मौत, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से आ रही है खबर, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पत्र लिखा है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बंगला खाली कराने को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले में पूर्व सीजेआई रह रहे हैं। अनुमति अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। तो लखनऊ से दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले में पूर्व सीजेआई रह रहे हैं और अनुमति अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पत्र लिखा है और बंगला खाली कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा है पत्र और केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा है कि पूर्व सीजेआई का बंगला खाली कराया जाए। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगला अभी खाली नहीं कराया गया है। विशेष संवाददाता अखिलेश इसी खबर पर हैं। अखिलेश, खबर ये है कि पूर्व सीजेआई का बंगला अभी खाली नहीं हुआ है और इसको लेकर के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब केंद्र को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व सीजेआई का बंगला खाली कराया जाए। देखिए वंदना, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सरकारी बंगला आवंटित था। ये बंगला दिल्ली के पॉश इलाके में बतौर चीफ जस्टिस मिला था। रिटायरमेंट के करीब 3 से महीने अधिक समय होने के बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया, जबकि रिटायरमेंट के बाद 1 महीने से 3 महीने के समय अंतराल के बाद रिटायर्ड जस्टिस को बंगला खाली करना रहता है, क्योंकि आने वाले बाकी जजों को वो बंगला आवंटित होता है। बंगला खाली न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस के तरफ से ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और चीफ सरकार को ये बताया गया है कि सरकार और कोर्ट के तरफ से जो समय सीमा पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को आवास में रहने के लिए दी गई थी, वो समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। फिर भी उनके तरफ से आवास को खाली नहीं किया गया, लिहाजा वो कोर्ट से गुजारिश के तौर पर पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया है कि इस बंगले को खाली कराया जाए ताकि आप दूसरे जस्टिस को इस बंगले का आवंटन हो सके और ये परंपरा गलत ना हो कि किसी रिटायर्ड जस्टिस के बाद बंगला समय सीमा के बाद भी नहीं खाली किया गया। इससे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और जुडिशरी की गरिमा को ठेस पहुंची है, लिहाजा इसको खाली कराया जाए। फिलहाल अब केंद्र सरकार के पास ऑप्शन है कि इनको जस्टिस के तौर पर एलआर बंगले को खाली कराती, अगर सरकार चाहती तो इस बंगले को खाली कराती और
डिवाइस चंद रूट को अगर सरकारी बंगला सरकार देना चाहती तो कहीं और आवंटित किसी और तरीके से कर सकती है। फिलहाल पूर्व जस्टिस के तौर पर आवंटित बंगले को खाली ही करना पड़ेगा और केंद्र सरकार भी इसे समय सीमा बंद तरीके से खाली कराने। अखिलेश, एक बात जानना चाहेंगे, जब समय सीमा तय है कि 3 महीने का समय दिया गया कि इन दिनों के दौरान आप बंगला खाली कर दे, तो फिर पूर्व सीजीआई ने बंगला खाली क्यों नहीं किया? क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे उस समय उनको बंगला आवंटित हुआ था और वो 10 नंबर के बंगले में रह रहे थे। तो ये कहा जा रहा था कि जब चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो उनको नए स्थान पर शिफ्ट होने और नए बंगले पर अपना आवास चुनने के लिए समय होता है, तो 3 महीने दिया गया। लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद वो एक कहा जा रहा था कि वो महाराष्ट्र वापस जाना चाहते हैं, दिल्ली में अब नहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने अपने नए आवास का अभी चिन्हीकरण नहीं किया था। जिस आवास में वो शिफ्ट होना चाहते थे वो आवास भी उनका अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता था। इसकी वजह से उन्होंने आवंटन आवास खाली नहीं किया था। लेकिन इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ को ये करना था कि ये प्रार्थना पत्र देना था चीफ जस्टिस को, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है कि अभी उनको 1 से 2 महीने का समय और लगेगा, इसलिए इसमें उनको समय दिया जाए, वो आगे खाली कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी सूचना ना तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस की तरफ दी गई, इसके लिए की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था कि आपका समय पूरा हो गया, खाली कर दे। फिर भी उनके तरफ से कोई लिखित में पत्राचार नहीं किया गया। तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये पत्र भारत सरकार को लिखा गया है ताकि भारत सरकार उस बंगले को खाली कराए और वो नए चीफ जस्टिस को आवंटित हो सके। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश। दिल्ली से एक खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पत्र लिखा है और इसी के साथ ही सीजीआई को बंगला खाली कराने के निर्देश केंद्र सरकार को भी दिए हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर राज्य कर अधिकारी अभिषेक मिश्रा सस्पेंड किए गए हैं। उनके चालक को भी निलंबित किया गया है। घूसखोरी के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है और फतेहपुर सचल दल में तैनात थे अभिषेक कुमार मिश्रा और कमिश्नर जीएसटी डॉक्टर नितिन बंसल ने भी कार्रवाई की है। तो चालक समेत अभिषेक मिश्रा निलंबित किए गए हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, चूंकि देखा जा रहा है चालक समेत अभिषेक मिश्रा को सस्पेंड किया गया है, वजह क्या है और पूरी जानकारी क्या है? देखिए, अभिषेक मिश्रा सचल दल में तैनात थे। जीएसटी विभाग का जो सचल दल होता है, जो देखिए निगरानी करता है और जहाँ पे भी कहीं जीएसटी चोरी की बात आती है वहाँ पे जाके छापा मारने का कार्रवाई होता है। तो फतेहपुर जिले में इनकी तैनाती थी और वहाँ इनका एक मामला प्रकरण आया हुआ था कि इन्होंने घूसखोरी की है और इनके वो भी जो है अपने चालक के माध्यम से, तो उसकी जो शिकायत मिली थी उसकी जांच करा गई। जब जांच में जो मामला आया कि हाँ ड्राइवर के माध्यम से ऐसी बात आगे आई, घूसखोरी की बात कही गई, तो उसके बाद जो कमिश्नर जीएसटी हैं, जो डॉक्टर नितिन बंसल IAS अफसर हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर अभिषेक मिश्रा और उनके चालक को सस्पेंड कर दिया आज और उनको बताया गया कि इनको मुख्यालय अटैच कर दिया जा रहा है जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती और उसके बाद इनको कहीं भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा इसके पहले भी कई जिलों में जीएसटी अधिकारी सस्पेंड किए गए थे, मामला यही घूसखोरी का सामने आया था। तो उसी सचल दल दस्ते में तैनात होने के कारण जहां पे घूसखोरी की कांड की बात सामने आई तो उस पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा था। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। राज्य कर अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। राजधानी लखनऊ से आपको ये बता रहे हैं खबर। और राज्य कर अधिकारी अभिषेक मिश्रा पर गाज गिरी है, साथ ही उनके चालक पर भी ये गाज गिरी है। लखनऊ से खबर बता दें, योगी सरकार की पहल पर निवेश के क्षेत्र में यूपी अग्रणी देखा जा रहा है और पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। 15 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है और योगी सरकार ने कंपनियों को प्रोडक्शन से जोड़ दिया है। यूपी में निवेश और रोजगार की नई नींव स्थापित हुई है।
तो पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को आया है और 15 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई है। तो योगी सरकार ने कंपनियों को प्रोडक्शन से जोड़ा है। ये बड़ी पहल बता रहे हैं आपको। यूपी में निवेश और रोजगार की नई नींव स्थापित हुई है। और ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी इसी खबर पर हैं। अभ्युदय, यूपी चूंकि अब विकास की गति की बात करें, रोजगार की गति की बात करें तो आगे अग्रणी नजर आ रहा है और 15 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी यहां पर हुई है। देखिए जैसा कि सरकार पूरी तरीके अभ्युदय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी, बात पूरी कीजिए। योगी सरकार तमाम चीजों को लेकर अभ्युदय, आवाज पहुंच रही है आपको? अभ्युदय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को आया। रोजगार के जो द्वार हैं वो खुलते नजर आ रहे हैं। 15 लाख करोड़ की निवेश सेरेमनी भी हुई। योगी सरकार ने कंपनियों को प्रोडक्शन से भी जोड़ा है। तो विकास को लेकर के देखा जा सकता है कि पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को आया है। तो बड़ी पहल यूपी सरकार की और योगी सरकार ने विशेष तौर पर कंपनियों को प्रोडक्शन से जोड़ा है, जिससे कि नए जो रोजगार है वो सृजित हो सके। लखनऊ से आपको एक खबर बता दें, विनय खंड में दूध में थूकने का मामला आया है सामने। आरोपी दूध वाला पप्पू उर्फ शरीफ गिरफ्तार किया गया। गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूध में थूक कर घरों में बांट रहा था दूध और सीसीटीवी में आरोपी की गंदी हरकत कैद हुई है। गोमती नगर थाने में तहरीर दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी भी की है। तो सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, आरोपी की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब मामला जो अब सामने सीसीटीवी के माध्यम से आया, लेकिन पहला केस किसने पाया था थूकने का? देखिए, बेहद गंभीर ही आरोप है वंदना। लखनऊ के अंदर गोमती नगर इलाका है और विनयखंड 4 में रहने वाले लवकुश शुक्ला हैं। उनके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरे में ये हरकत कैद हुई और ये हरकत जो कर रहा है वो शख्स इनके घर से सालों से दूध देते हुआ है और खुद को अपने पप्पू नाम बताते हुए इनके यहाँ दूध की सप्लाई करता था। लेकिन कल जब ये कैमरे में कैद हुआ तब इस बात का हंगामा मचा और जांच के दौरान ये पाया गया कि असल में उसका नाम मोहम्मद शरीफ है और जो लखनऊ के ही चिनट स्थित मल्लौर इलाके का रहने वाला है। वो दूध सप्लाई करने से उनके घर के अंदर पहले ही वो उस दूध को एक बार फूकता है, उसके बाद उस दूध में थूक करके उसके ढक्कन को बंद करके उनके घर पर दूध देता है। तो इस पूरे मामले को लेकर के गोमती नगर थाने में एक एफआईआर हुई और एफआईआर में जांच में पाया गया कि मोहम्मद जो शरीफ है वो अपने नाम बदल करके सालों से न सिर्फ लव शुक्ला के घर में दूध सप्लाई कर शिवा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है और खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से दूध में थूक कर घरों में बेचता था आरोपी और सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। गोमती नगर थाने में तहरीर भी दी गई थी। अमेठी से आपको एक खबर बता दें, जहां पर 3 साल से फरार फर्जी शिक्षक गिरफ्तार हुआ है और वहीं क्राइम ब्रांच और शुक्ल बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर अंतर जनपदीय गिरफ्तारी। फिरोजाबाद निवासी भोला पर धोखाधड़ी का ये आरोप है। फर्जी कागजात बनवाकर शिक्षक की नौकरी ली थी और 2022 में दस्तावेज जांच के दौरान मामला उजागर हुआ। फर्जी
शिक्षकों के दस्तावेज भी पाए गए थे। बीईओ शुक्ल बाजार ने मुकदमा भी दर्ज किया है। रत्नेश अग्रहरी इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रत्नेश, 3 जो आरोपी हैं उनको लेकर के खबर आई है सामने, शिक्षकों को लेकर के अंतर जनपदीय ये गिरफ्तारी भी हुई है। 4 फर्जी तरीके से ये जो कारनामा हुआ था वो देखा गया। फिरोजाबाद निवासी भोला पर भी धोखाधड़ी का ये आरोप है। पूरा मामला क्या है और विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला अमेठी जिले के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र का है, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के बीओ ने सुकुल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि जो शिक्षक है वो 3 वर्षों से फरार चल रहा था। जो फर्जी शिक्षक है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच और सुकुल बाजार की जो टीम थी, मुखबिर की सूचना पर जो फर्जी शिक्षक था भोला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो बता दें जो फर्जी शिक्षक था वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अमेठी में जिस तरीके से धरपकड़ अभियान चल रहा है, जो फर्जी शिक्षक है लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने जिस तरीके से कार्रवाई करते हुए शिक्षकों पर जो 4 शिक्षक थे फर्जी दस्तावेज में पाए गए थे, कहीं न कहीं उनको उनके जो कागजात थे उनकी जांच करवाने के बाद ही उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए रत्नेश। तो खबर आपको बता रहे हैं 2022 में दस्तावेजों को पकड़ा गया था। 4 फर्जी शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। तो बीईओ शुक्ल बाजार ने दर्ज कराया है मुकदमा। वही मेरठ से भी आ रही है खबर, जहां पर दिन दहाड़े मस्जिद में घुसकर चोरी हुई है और सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। चोर ने मोती मस्जिद का दान पात्र तोड़ करके कैश चुराया है। लोअर और टी शर्ट पहनकर मस्जिद में दाखिल हुआ चोर महज 1 मिनट में चोरी कर मौके से फरार हो गया है। पूरी घटना मस्जिद में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की है तलाश और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की मोती मस्जिद का मामला। इससे पहले भी मस्जिद में चोरी की घटना हो चुकी है। मेरठ से ये खबर बता रहे हैं सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है और इसी के साथ ही लिसाड़ी गेट के थाना क्षेत्र की मोती मस्जिद का ये मामला बता रहे हैं आपको। हालांकि ये पहली चोरी नहीं है, इससे पहले भी चोरी की घटना इस मस्जिद में हो चुकी है। तो चोरों ने मोती मस्जिद का दान पात्र तोड़ करके वारदात को अंजाम दिया है। लोअर और टी शर्ट पहनकर मस्जिद घुसा था चोर और महज 1 मिनट में चोरी कर मौके से फरार हो गया। और बरेली से खबर, बरेली में दीवार विवाद के कारण ताई ने हत्या कर दी। मजदूरी से लौटते समय ताई ने भतीजे को चाकू मारा और हत्या की घटना भूता थाना क्षेत्र में हुई है। म्यूडी कला गांव में तनाव बढ़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे सीओ, इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाद के कारण पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़े हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, मजदूरी से लौटते समय ताई ने भतीजे को चाकू मारा है और हत्या की घटना बुता थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कि अनीता देवी नाम की एक महिला ने अपने सगे भतीजे उमाकांत पुत्र रामपाल को चाकू मार दिया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बुता तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गांव के द्वारा एम्बुलेंस से मजरूब को CSC कुआं टाटा भेजा गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार था कि आरोपी अनीता देवी तथा मृतक उमाकांत, इन दोनों के परिवार के बीच में दो मकानों के बीच में जो छोटी सी जगह थी उस पर निर्माण को लेके पारिवारिक इनकी कसीदगी चली आ रही थी। इसी क्रम में आज शाम करीब 7 बजे दोनों परिवारों के बीच आपस में कहासुनी हुई। इसी दौरान ये मृतक उमाकांत, जो कि फरीदपुर में जरी का काम करता है, वो 7 बजे करीब काम करके घर वापस आ रहा था। जैसे ही वो अनीता देवी के घर के सामने से गुजर रहा था, उसी समय अनीता देवी ने उस पर जानलेवा हमला किया चाकू से, जिसमें वो घायल हुआ और बाद में CSC पे उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरानी लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इलाके में लगातार गश्त जारी है। जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट से होकर करबला तालक कटोरा तक करीब 5 किलोमीटर तक जाएगा और अकीदतमंद इमाम हुसैन की याद में जंजीर और छुरियों से मातम करते हुए अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। इस बीच न्यूज रिपोर्टर अंकित मिश्रा ने DCP पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बातचीत भी की है। आज 10वीं मुहर्रम पे आशूरा का जुलूस यहाँ नाजिम साहिब अम्बाड़ा से निकलकर ये ताल कटोरा करबला तक जाएगा और एक संवेदनशील भी बहुत प्रतिष्ठित और बहुत महत्वपूर्ण जुलूस है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं लगाए गए हैं। बॉक्स फार्म में ड्यूटियाँ लगाई गई है और सभी एडिशनल SP स्तर रैंक के अधिकारी इसके प्रभारी बनाए गए हैं। 96 स्थानों पर जो है वो रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और 78 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर संवेदनशील स्थानों पर इंस्पेक्टर उसके प्रभारी बनाए गए हैं। 3 AI बेस्ड ड्रोन से इसकी तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया सेल की लगातार निगरानी की जा रही है। लखनऊ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं DCP वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव। सर, आज 10वीं मुहर्रम को लेकर क्या व्यवस्था किया गया है? ये आज 10वीं मुहर्रम पे आशूरा का जुलूस यहाँ नाजिम साहिब अम्बाड़ा से निकलकर ये ताल कटोरा करबला तक जाएगा और एक संवेदनशील भी बहुत प्रतिष्ठित और बहुत महत्वपूर्ण जुलूस है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं लगाए गए हैं। बॉक्स फार्म में ड्यूटियाँ लगाई गई है और सभी एडिशनल SP स्तर रैंक के अधिकारी इसके प्रभारी बनाए गए हैं। 96 स्थानों पर जो है वो रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और 78 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर संवेदनशील स्थानों पर इंस्पेक्टर उसके प्रभारी बनाए गए हैं। 3 AI बेस्ड ड्रोन से इसकी तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया सेल की लगातार निगरानी की जा रही है। सर, इसके अलावा सोशल मीडिया में सर जो अफवाहें ना फैलाई जाए उसको लेकर क्या? ये बताया, सोशल मीडिया सेल पे लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात होती है सब हमारे काउंटर करते हैं और अगर कोई और बड़ी बात होती है तो उस पर कार्रवाई। सर ने जैसे बताया कि सोशल मीडिया के अलावा यहाँ पे काफ़ी तमाम लोग संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया में जो है अफवाहें फैलाई नहीं जाए उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा, लखनऊ। और अलीगढ़ जिले में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है। सड़कों की मरम्मत के साथ साथ कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जिससे निगरानी मजबूत होगी। और प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी दुकानदारों को निर्देशित भी किया है कि वे अपने ठेले, दुकान या ढाबे पर नाम और प्रतिष्ठान की स्पष्ट पहचान भी लगाएं। इससे श्रद्धालुओं को सेवा में पारदर्शिता मिलेगी और इसके अलावा यात्रा के दौरान राहत शिविरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
जिला प्रशासन ने कहा है कि वह पूरी सतर्कता के साथ कांवड़ यात्रा का आयोजन सुनिश्चित करेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो सके। संबंध में जो आदेश है उसका अनुपालन कराया जाएगा और हम लोग कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी करा रहे हैं, सड़कों इत्यादि को हम लोग व्यवस्थित करा रहे हैं। सभी कांवड़ यात्री जो है वो सकुशल और सुरक्षित ढंग से यहाँ पर जल चढ़ा पाएंगे। सीसीटीवी की निगरानी भी रहेगी और अन्य व्यवस्थाएं जो है वो भी होंगी, प्रॉपर पुलिस की पोस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो बची कुची तैयारियां हैं, जिला प्रशासन का कहना है कि समय रहते उन तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाएगा। जनपद अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन ने सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों पर खुले में रोड पर किसी भी मीट की दुकान को खुलने नहीं दिया जाए, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है सावन के पूरे महीने को लेकर। और उसको लेकर उन्होंने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जो भी रोड पर दुकान लगाई जाएंगी उसमें दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अपनी पहचान लगाएंगे, जिससे कि कोई भी दुकानदार अपनी पहचान ना छुपा सके। उसी को लेकर अगर बात करें, जनपद अलीगढ़ का जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जनपद अलीगढ़ के जो डीएम है संजीव रंजन, उन्होंने कहा है कि बिना पहचान लगाए कोई भी सड़क के किनारे दुकान नहीं लगाएगा, जिससे कि अगर बात की जाए किसी तरह की कांवड़ यात्राओं को रास्ते में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। उसी को लेकर अगर बात करें, जनपद अलीगढ़ के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से सड़कों का जायजा ले रहे हैं, मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने जो टूटी सड़कें, उन्होंने सभी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, सभी अधिकारियों को निर्देश हैं कांवड़ के समय में तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर ली जाएं, जिससे कि किसी भी कांवड़ जो शिव भक्त हैं उनको आने जाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो उसी को लेकर बात करें तो जनपद अलीगढ़ का जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। और गोंडा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों की हैवानियत सामने आई है। महज 12 दिन में पहले शादी के बंधन में बंधी अनीशा कुमारी की हत्या सबसे पहले उसके पति और ससुर ने कर दी और परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही सोने की अंगूठी और गाड़ी की मांग की जा रही थी। 15 जून को अनीशा की गला दबाकर हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। सूचना मिलने पर जब परिजन ससुराल पहुंचे तो कमरे में अधजला शव मिला। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति मनीष मंडल और ससुर जुगल मंडल को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ये थे बहन का, ये लोग शादी ब्याह में जो दान दक्षिणा का बात किया था, ये लोग नहीं कुछ बोला। जब सब हो गया तब हम सोना का अंगूठी का मांग किया, मोटरसाइकिल का मांग किया और जब बात करने के लिए खोजे बहन से, बोलता पहले दहेज का सामान लो तब करेंगे, बात करवाएंगे, और फ़ोन काट देता था। मेरा बहन से बात नहीं हो पाता था। और जब कल आए हम लोग दूसरे से पता लगा कि आपका बहन इस तरह हो गया है। ये घर वाला हमको कोई सोचना नहीं दिया है। क्या हुआ? पहले मार दिया है छोटा दाब के, तब इसको जलाया गया है। अंबाला से आपको एक खबर बता देते हैं। अंबाला में 3 माह से स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत रुकी हुई है। नगर निगम में कर्मचारियों की कमी से अंधेरा बढ़ा है। पार्षद खुद खर्च कर पुरानी लाइटें ठीक करा रहे हैं। नई लाइट लगाने की मांग पर अधिकारी अनसुने और कॉलोनियों और बाजारों में फैल रहा अंधेरा। वर्क ऑर्डर जारी है, काम शुरू नहीं हुआ। पार्षद मिथुन वर्मा ने 1100 नई लाइटों की मांग की। नागरिकों को जल्द लाइटों की भी उम्मीद है। विपिन भाटिया इसी खबर पर है। विपिन,
अंधेरा छाया हुआ है और इलाके में चूंकि देखा भी यही जा रहा है 3 माह से अंधेरा है। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत रुकी है और पार्षद ने भी पहल की है, लेकिन अभी काम अधूरा ही देखा जा रहा है। क्या स्थिति देखी जा रही है? जी हाँ वंदना जी, जैसे आपने बताया है कि अम्बाला शहर के अंदर जो लाइट जो है स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है, वो स्ट्रीट लाइट जो है न्यू बिल्कुल आई हुई है, आज 15 माह से ऊपर हो चुकी है, उनकी जो गारंटी है वो भी खत्म हो चुकी है। पर वहीं पर देखा गया है जो पुरानी लाइटें जो रिपेयर होता है उसका भी टेंडर नहीं दिया जा रहा। पूरा अम्बाला शहर जो है अंधेरे की चपेट में है, क्योंकि ब्लैकआउट हुआ था। जो लाइटें चल रही थी उसे भी जो नगर निगम ने है जो लाइटों को काट दिया गया था कि अम्बाला शहर इस टाइम पूरा अंधेरे के में है और जो स्ट्रीट लाइट का अभी तक टेंडर नहीं किया गया और नई जो लाइटें हैं 15 माह से आई हुई है पर अभी तक नहीं लगी। वो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है विपिन, क्या कारण माना जाए इसका? कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीतिक चल रही है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ के विधायक जो है वो निर्मल सिंह कांग्रेस से हैं और जो पहले पूर्व मंत्री असीम गोयल थे उनके टाइम से ये लाइटें जरूर आ गई थी, पर से जब से विधायक बने हैं हमारे यहाँ के कांग्रेस नेता निर्मल सिंह, तो तब से अम्बाला शहर का जो विकास है थोड़ा सा ठप जरूर पड़ा है। लाइटों की बात की जाए तो पूरे शहर के अंदर जो है इस टाइम अंधेरा है और स्ट्रीट लाइटें ना तो रिपेयर हो पा रही है ना नहीं लग पा रही है। नई जो लाइटें आई हैं 15 माह उससे हो चुका है, तो लाइटें एक कमरे में नगर निगम ने बंद करके उसे एक बड़े ताले के रूप में रखा हुआ है वहां पर। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए विपिन। तो अम्बाला से एक खबर बता रहे हैं, नई लाइटें आने के बावजूद भी अभी भी अंधकार में डूबा हुआ है अम्बाला। और खबर यमुनानगर से, जहां छछरौली के करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण बरसात के सीजन में पथराला नदी पार कर स्कूल और जरूरी कामों के लिए निकलते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। पिछले 2 दशक से यहां पर पुल बनाने की मांग हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। बरसात में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे बच्चे और ग्रामीण सुरक्षित रूप से नदी पार नहीं कर पाते। खास तौर पर स्कूलों में अध्यापक न होने के कारण बच्चे दूसरे गांव जाकर पढ़ाई करते हैं और रोजाना नदी पार करते हुए अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार हुई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। जी सरकार को, प्रशासन को मैं सरकार से विनती करूंगा कि हमारे जो स्कूल राजपुर में उसमें 2 मास्टर हैं और बच्चे जो है 100 से बाहर हैं और बच्चे न पढ़ने की वजह से हमें बाहर भेजने पड़ रहे हैं जी। तो सरकार जल्द से जल्द जो है मास्टरों का भी इंतजाम करे और हमारे बच्चे जो है जब नदी में पानी आता है तो बहुत परेशान होते हैं। और खबर फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ बस अड्डे पर सवारियों को लेकर रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। और इस मारपीट में हरियाणा रोडवेज के 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित रोडवेज कर्मियों ने बस अड्डे पर ही धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि प्राइवेट बस चालकों की दबंगई आम हो गई है और प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवा करके मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि मामला जांच के आधार पर ही उचित कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज कर्मचारी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर भी अड़े हैं। अपनी गाड़ी को सरकारी बता के और सवारी बैठा रहे थे। मैंने बोला कि ये सरकारी गाड़ी है, आप इसमें बैठिए और ये आगरा जाएगी। तो सवारी वो उनके पास से हट के और मेरी गाड़ी में आके बैठ गए। तो वो हमारी गाड़ी से सवारी उतारने लगा और मेरे को धक्का मारते हुए बोला तेरे को भी सरकारी बना दूंगा। तो उस समय हमारी टीम आई, उस समय उन्होंने हाथापाई करी। हम बल्लभगढ़ से आगरा सवारी भर रहे थे, हरियाणा रोडवेज। हाँ, प्राइवेट गाड़ी आगे थी, हमारी गाड़ी पीछे थी सर। हाँ, तो वो हमारी गाड़ी के पास आ गए, हमारी गाड़ी में से सवारी उतारने लगे सर। अच्छा, कौन सी बस है और क्या चालक का नाम है? चालक का नाम तो सर हमें नहीं मालूम। प्राइवेट बस का था क्या? हाँ सर, प्राइवेट बस। ये हरियाणा रोडवेज की फरीदाबाद बल्लभगढ़ डिपो की बस थी। इसके साथ प्राइवेट बस वाला ने झगड़ा कर दिया था सवारी बैठाने के बाद। तो यहाँ
उनकी कंप्लेंट ले ली है, प्राइवेट बस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर किस वजह को लेकर मारपीट हुई है? ये सवारी बैठाने के उस पर। प्राइवेट बस थी सर दोनों? ना, एक रोडवेज की थी अपना। अच्छा। और रायपुर से खबर आ रही है जहां पर 10 जून को हुए नक्सली हमले का मामला है। एएसपी आकाश राव गिरपुंजे हमले में हुए थे शहीद और पुलिस ने 7 संदेहियों को भी हिरासत में लिया। सुकमा जिले से कोटा से हिरासत में लिया गया। संदेहियों से मिला आंध्र प्रदेश सिम कार्ड लगा मोबाइल फोन और एसआईए कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। पुलिस ने 7 जो संदेह के घेरे में हैं उन्हें हिरासत में लिया है। सुकमा जिले से कोटा से उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके पास से आंध्र प्रदेश का सिम कार्ड मोबाइल पे लगा हुआ मिला है। और बलरामपुर से खबर, गागर नदी में गिरा सामान से भरा ट्रक और नेशनल हाईवे 343 पर सामान से भरा ट्रक गिरा है। तेज बहाव बना हादसे का कारण चालक परिचालक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो तेज बहाव के चलते ट्रक गिरा है नेशनल हाईवे 343 पर। हालांकि चालक और परिचालक दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो सामान से भरा हुआ ट्रक तेज बहाव में गिर गया। सरगुजा से खबर बता रहे हैं जहां पर मेन पॉट बना भाजपा नेताओं का केंद्र। 7 से 9 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। जेपी नड्डा और शिवराज सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने भी स्वागत किया है। 3 दिन तक मेन पॉट से संचालित होंगे कार्य। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल और सांसद एक साथ जुटेंगे। सीतापुर में भी पहली बार ऐतिहासिक ये आयोजन हो रहा है। तो सरगुजा से खबर, मेन पॉट बना भाजपा नेताओं का केंद्र और 7 से
9 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर भी चलेगा और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम मंत्रिमंडल के लोग शामिल होंगे। जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो सरगुजा से खबर बता रहे हैं जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 7 से 9 जुलाई तक कार्यक्रम का आयोजन होना है। 3 दिन तक मेन पॉट से सभी कार्यों का संचालन होगा। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल और सांसद भी एक साथ नजर आएंगे। सीतापुर में पहली बार ऐतिहासिक आयोजन भी हो रहा है। और सिद्धार्थ नगर से आपको एक खबर बता दें, मुहर्रम बड़े ही श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया है। डुमरियागंज के हल्लौर में लोगों ने इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला और जंजीर से मातम कर उनके साहस और शहादत को याद किया है। लोग इस अवसर पर अमन, शांति और इस्लाम की अमरता की दुआएं भी दी और उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया और उन्होंने अंतिम सांस तक इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। छोटे बड़े बूढ़े सभी गमजदा होकर उनकी शहादत को याद करते नजर आए और मातम में शामिल हुए। सुरक्षा का दृष्टिगत में और कप्तान साहब आज हल्लौर में जो जुलूस है इसका जायजा के लिए हम लोगों ने आए थे इधर। और पहले से भी हम लोगों ने जो थाना स्तर पर और तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया और सभी लोगों से बातचीत किया है और पीसफुली जुलूस निकल रही है। किसी तरीके से कोई समस्या यहाँ पर नहीं। देखिए, जैसा डीएम साहब ने भी कहा, आज मुहर्रम का 10वीं के दिन का मातम मनाया जा रहा है और पिछले 10 दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विशेषकर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के जुलूस शामिल थे। आज पूरे जनपद में तकरीबन 54 जुलूस निकल रहे हैं और कल 9वीं की रात में भी लगभग 9 हमारे बड़े जुलूस थे जो सकुशल संपन्न हो गया आज सुबह अर्ली मॉर्निंग। और आज की डेट में मैं और डीएम साहब अभी यहाँ हल्लौर में आए हैं और इसके बाद शोहरतगढ़ भी जाएंगे। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और ट्रैफिक के भी डाइवर्जन किए गए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। 10 मुहर्रम है जिसको हम लोग रोज़े आशूरा भी कहते हैं। हमारी मान्यता ये है और तारीख़ इस्लाम ये बताता है कि आज ही के दिन रसूल के नवासे इमाम हुसैन का घर लुट गया। सुबह की नमाज के बाद असर की नमाज तक 72 शहदा का लाश उठाते उठाते इमाम हुसैन की आज शहादत हुई। आज उसी का गम पूरी दुनिया मनाती है। आशुरा है। आज ही के दिन सरजमीन करबला पे सन 61 में मजलूम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। किसने शहीद किया था ये भी मैं आपको बता दूं। वो शहीद करने वाला यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान था जो हुसैन को शहीद किया था। हुसैन कौन? हुसैन हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन। और पटियाला में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। कोर्ट में पेशी पर जा रहे युवक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का कहना है कि
हमलावरों से उसका पुराना झगड़ा चल रहा था और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन चोरी और झगड़ों की लगातार बढ़ती घटनाएं पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रही है और समय पर कार्रवाई न होने से आम जनता में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है, जो अब चिंता का विषय बन चुका है। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਬੋਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਗੰਡਾਸੇ ਗੰਡੂਸੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ 12-13 ਜਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਆਈ, ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਐਡਵੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਬਸ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਉਹ पता नहीं, ये कोई दूसरा। और खबर पटियाला से, जहां सुखविंदर सिंह जो कि SAS नगर के ढकौली पुलिस स्टेशन के तहत गिरफ्त में था, 5 जुलाई 2025 को केंद्रीय जेल पटियाला में सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया और उसे राजेंद्र अस्पताल रेफर किया गया, जहां सुबह 11:18 पर उसकी मौत हो गई। मामले में की न्यायिक जांच के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पटियाला से अनुरोध किया गया है कि जांच रिपोर्ट SHO डेराबस्सी को ही भेजी जाएगी। मेरे फादर दी जेल च मौत हुई है। ठीक है सर ये होया है जी दवाई दे कारण हुई है जी। दवाई सर उन्होंने शुगर के मरीज थे सर, असी जज साहब ने भी बोलिया था सर साडे फादर ज़्यादा सीरीयस है। सवेरे मैंने कॉल आई थी उन्होंने 7 बजे, कह रहे बेटे मेरे छाती 'ਚ दर्द हो रही है। मैं कहा फादर साहब तुसी पहला दवाई लैके आओ, ज़्यादा यही गल हुई सर। उसके बाद सानू फोन आया जेल 'ਚ ते उसके बाद इन्हां दी डैथ हो गई। किन्ने बजे फोन आया सर? मैनू इन्हां दे मुलाजम प्रशासन का फोन आया 12-1 बजे दोपहरे जी। हुण पोस्टमार्टम सर कल दा इस तरह ही पिया जी। वो जज साहब आउंगे उन्हां तक चक्कर च वेट 29 तरीक के जेल च थे सर। अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित ऐतिहासिक मीर कचौहरी दरबार-ए-हुसैनी से इस साल मुहर्रम के बाद मौके पर एक बार फिर हजारों की संख्या में युवाओं की मतमी टोलियां करबला की ओर रवाना हुई। बताया जा रहा है कि ये दरबार लगभग 300 वर्ष पुराना है और स्थानीय आस्था का केंद्र भी रहा है। दरबार के अध्यक्ष गुड्डू अली ने जानकारी दी है कि यह सिलसिला वर्षों से चलता चला आ रहा है और इस बार भी बड़ी संख्या में लोग फारबिसगंज बाजार होते हुए ईदगाह तक मातम करते हुए जाएंगे और वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन व स्थानीय अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सतर्क रहेंगे। मीर कचहरी से निकलने वाला यह जुलूस न सिर्फ परंपरा का प्रतीक है बल्कि इलाके की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी पेश करता है। आपातकालीन जैसे उस तरह होता है, कोई भी इमरजेंसी के लिए। हाँ, इमरजेंसी के लिए क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल की ओर से जो आज जुलूस निकलने वाला है इसके लिए? व्यवस्था क्या, जैसे जो फर्स्ट एड होता है उस टाइप से सब कुछ है। स्टिच वगैरह, यदि कि इस दौरान किसी का सर वगैरह में चोट लग जाती है या कहीं भी। नबी के नवासे को कत्ल किया था करबला के मैदान में, 72 की तादाद से थे और उधर 9 लाख की यजीदी फौज थी। इसी के शोक में हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू अली, मीर कचहरी अध्यक्ष फारबिसगंज। आज कितनी संख्या में निकलने वाली है? हमारे यहाँ जुलूस तो हमारा बहुत बड़ा होता है। हम लोग यहाँ से लगभग 5000 लोग लेकर निकलते हैं।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।